हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे अपने घर पर एंड यू मस्ट बी फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। सो अपना ध्यान रखिए, सब लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और आई होप आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। सो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। तो वी पीपल वर स्टडिंग द रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था सोशलिज्म, रशिया की इकोनॉमी, रशिया की जोग्राफी एंड सो मैनी अदर थिंग्स रिगार्डिंग द रशियन रेवोल्यूशन। कैसे बाकी के जो रिमेनिंग फैक्टर्स थे, हाउ दे इम्पैक्टेड और दे लेड रशिया टूवर्ड्स द रेवोल्यूशनरी सिचुएशन। जार निकोलस सेकेंड एट सिंस 1894, देन उनकी वाइफ, और ये सारे फैक्टर्स वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन अर्लियर लेक्चर। तो आज हम अपने लेक्चर्स को फिर से आगे प्रोसीड करते हैं। So let's start the Russian Revolution from the First World War and the Russian Revolution. तो देखिए, हम लोग बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ के चलिए, देखिए हम लोगों ने जो लास्ट अपना लेक्चर ओवर किया था, दैट वाज अप टू द टॉपिक ब्लडी संडे रेवोल्यूशन, ब्लडी संडे। ओके, ब्लडी संडे और संडे रेवोल्यूशन, बिकॉज वो जो इंसिडेंट था, जो मतलब स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी राजा के अगेंस्ट में, जार के अगेंस्ट में, और इन्फ्लेशन काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गया था मार्केट में। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और काफ़ी अदर फैक्टर्स थे, स्ट्राइक्स हुई थी कई फैक्ट्रीज में वर्कर्स की। तो दीज ऑल सिचुएशन लेड द रशिया टूवर्ड्स द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जार निकोलस सेकेंड। तो उसके बाद फिर क्या होता है वहाँ पर, फिर वो सारे लोग जो थे वो सेंट पीटर्सबर्ग, जो जार की कैपिटल थी, पेट्रोग्रेड, वहाँ पर असेंबल हो जाते हैं और वहाँ पर करीब 10,000 के आसपास जो मतलब पीपल थे, रशियंस थे, वो वहाँ पर असेंबल होते हैं। फिर जार ने कैसे उन पर ओपनली फायर का ऑर्डर दे दिया एंड द पुलिस शूट आउट द पीपल एंड देयर वर अराउंड 100 पीपल हु शॉट डेड इन दिस मास किलिंग्स, और 100 के आसपास मरते हैं एंड अराउंड 300 पीपल गॉट विंडेड, 300 पीपल इंजर्ड हो जाते हैं। और इसके बाद फिर सम ऑफ द पीपल तो इस रेवोल्यूशन के बाद, यानी जो जार ने वहां पर लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर मतलब गोलियां चलवाई थी, तो ये जो सारा का सारा इंसिडेंट था, इससे क्या होता है, जार के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा हो गई थी और लोग जो थे मतलब एकदम जार के अगेंस्ट थे। तो अब इसके बाद क्या अराइज होता है, इसके बाद क्या सिचुएशन होती है। तो अब देखिए, जो सोसाइटी में जो यूनिवर्सिटीज थी, जो पब्लिक ऑफिस थे, अथॉरिटीज थी, मतलब वहां पर क्या होता है, जार के अगेंस्ट में वो लोग बात करते हैं और वो लोग जार के अगेंस्ट में स्ट्राइक को स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद फिर देखिए, जो मिडिल क्लास सेक्शन था सोसाइटी का, लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड टीचर्स एंड सो मैनी अदर प्रोफेशनल पीपल्स इन द सोसाइटी, वो लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ द जार। तो नाउ द पीपल हैव स्टार्टेड टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट द अनलिमिटेड अथॉरिटी ऑफ द जार, की मतलब जार by what authority जार is going to administrating us, जार is going to ruling us। तो वो सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। अब देखिए, जब हम अपनी गवर्नमेंट से मतलब बिना डर के उसके अथॉरिटी पे क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, तो गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं मतलब एक फियर क्रिएट हो जाता है। और वो भी कौन सी गवर्नमेंट, जो मोनार्की गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। तो मोनार्की के दिमाग में भी एक डर आ गया। अब मोनार्की का नेक्स्ट स्टेप क्या था, जार, देखिए वहां पर जो लोगों की अब डिमांड थी, दैट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो फाइनली रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, जिसमें कुछ आइडियाज लाइक द लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उनकी बात की जाएगी, उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो जार के अगेंस्ट में डिमांड्स उठने लगी। अब इसके बाद जार को क्या करना था, देखिए अब आप ज्यादा लोगों का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आपने 100 लोगों को मार दिया, आपने 500 लोगों को मार दिया, बट यू कैन नॉट किल ऑल द कंट्री, पीपल थ्रू आउट द कंट्री। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू सरेंडर, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, यू हैव टू लिसन टू द विल ऑफ द पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रूल ओवर द पीपल। तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो जार ने क्या किया, टेम्परेरी वहां पर एक बॉडी बना दी, एक इंस्टीट्यूशनल बना लिया, जिसे आप पार्लियामेंट बोल सकते हैं। उसका नाम था ड्यूमा। तो जार ने ड्यूमा बनाने का ऑर्डर दे दिया और ड्यूमा में जो उसने मेजोरिटी रखी, दैट वाज द मेजोरिटी ऑफ द कंजर्वेटिव लिबरल्स, की कंजर्वेटिव लिबरल्स जो थे उनकी मेजोरिटी को वहां पर को पैक कर दिया। मतलब वो जो अथॉरिटी थी, वो जो उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसमें जो कंजर्वेटिव लोग थे सोसाइटी के, उनको रख दिया। अब इससे क्या होता है देखिए, और बाद में फिर क्या होता है देखिए, अब धीरे धीरे करके
1905 के बाद का टाइम जा रहा था। रशिया जो है धीरे-धीरे मतलब रशिया जो था उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं जा रही थी। फिर वहाँ पर क्या होता है यूरोप में मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चांस बढ़ने बढ़ने लगे थे ड्यू टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज लाइक आयरन माइंस एंड कोल माइंस एंड सो मेनी अदर माइंस। तो अब हर कंट्री जो था यूरोप का दे वांटेड टू बिकम द वर्ल्ड लीडर, दे वांटेड टू रूल ओवर द वर्ल्ड। तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टीमेटली ब्रोक आउट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। किसके बीच में? बिटवीन द टू यूरोपियन अलायंसेस। दो यूरोपियन अलायंसेस थे, मतलब दो ग्रुप्स थे दोनों यूरोप के कंट्री थी, लेकिन दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की ये सेंट्रल पावर्स के नाम से थे। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स बिल्कुल टिप पे रखना है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की ये सेंट्रल पावर्स थे। एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया ये जो थे ये एक्सेस पावर्स थे। ओके, सेंट्रल पावर थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, इनको सेंट्रल पावर और एक्सेस पावर भी बोलते हैं। और सेकेंड साइड जो अदर साइड था वहां पर थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। लेटर इटली एंड रोमानिया ऑल्सो ज्वाइंट। तो ये थे अलाइड मतलब अलाइड पावर्स थे, अलाइड साइड पर थे। तो ये आपको याद रखना है, सेंट्रल और एक्सिस पावर एक है और अलाइड पावर्स अदर हैं। तो 1914 टू 1916 रशियन जो आर्मी थी, मतलब इस टाइम पीरियड में रशिया की जो आर्मी थी बहुत बुरे तरीके से हार गई थी ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी में। ऑस्ट्रिया जर्मनी जो थे ये अपोजिट साइड थे, अदर साइड थे। तो रशियन आर्मी यहाँ पर हार जाती है। जो इंडस्ट्रीज थी और जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स थे ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि रशिया में मतलब इनका डिसइंटीग्रेशन मतलब इनका काम जो होता है वो रुक जाता है। क्यों? मतलब और यूरोप के कंट्रीज में इतना मतलब स्टॉप नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता या इतना मतलब ब्रेक डाउन नहीं होता जितना रशिया में हुआ था। ओके, लेबर की जो शॉर्टेज थी और स्मॉल जो वर्कशॉप्स थी ये बहुत मतलब जो इसेंशियल्स थे उस टाइम उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन ये सब बंद हो गए थे। क्यों बंद हो गए थे? क्योंकि देखिए लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, छोटे छोटे जो वर्कशॉप्स थे, फैक्ट्रीज थे, मिल्स थी वो बंद हो गई थी। क्यों बंद हो गई थी? बिकॉज जो परफेक्ट मतलब जो जो फिजिकली एबल पर्सन थे वो तो वॉर के लिए बुलाया जा रहा था उनको कि नाउ यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स, नाउ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। उनको तो वॉर में ले जा रहे थे। तो फिजिकली आप एबल हो, आप वॉर में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको रिप्लेस कौन करेगा इंडस्ट्री में? तो वहां पर जो फैक्ट्रीज थी वो बंद होने लगी थी। अब बंद होने लगेंगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी। एंड इफ द सप्लाई ब्रेक्स डाउन तो व्हाट विल हैपन टू द डिमांड, हाउ द डिमांड्स ऑफ द पीपल विल बी मेट आउट। तो डिमांड कैसे फुलफिल की जाएगी? तो 1916 तक जो राइट्स थे मतलब जो दंगे थे, ठीक है, दंगे किस बेसिस पे हुए थे? दंगे मतलब होता है देखिए आपस में लोग जब लड़ते हैं फ्रॉम मतलब इंट्रा कम्युनिटी यानी कि एक ही कम्युनिटी के लोग लड़ रहे हैं, या इंटर कम्युनिटी यानी कि दो कम्युनिटी के, तीन कम्युनिटी के लोग, मतलब कंट्री के लोग ही आपस में लड़ने लगते हैं। तो ठीक है, वो सिविल वॉर की सिचुएशन भी अगर मतलब नहीं आप स्टॉप कर पाए तो वो सिविल वॉर की सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब दंगे स्टार्ट हुए, आपस में लोग का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। किस लिए? ब्रेड शॉप पे यानी कि रोटी की दुकान पर। क्यों? क्योंकि देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा, वेल्थ, पावर कुछ नहीं चाहिए, हमें जनरली हम लोगों को ब्रेड चाहिए, मतलब रोटी हमको मिलती रहे, हमारी फैमिली को मिलती रहे, तो सब चीजें ओके होगी। अब आप देखिए ना, इसको आप यहाँ पर बहुत आराम से समझ सकते हैं। अभी हम लोग कौन सा टाइम फेस कर रहे हैं? अभी हम लोग जो है घर में लॉकडाउन है और हम लोग कोरोना सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो आज की डेट में हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, जो सबसे मतलब बिल्कुल मेजर नीड है, दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ द फूड। हम लोगों को फूड चाहिए और हमें अभी कुछ नहीं चाहिए। हमें ना अच्छे कपड़े चाहिए, ना जो भी हमारी मतलब रिक्वायरमेंट्स होते हैं जनरल नॉर्मल कंडीशंस में, वो नहीं। अभी हमको रोटी चाहिए, लेकिन अगर हमको रोटी खाना ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वी पीपल ऑल्सो स्टार्ट टू क्राई एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, तो राइट स्टार्ट हुए और ये सब कॉमन थे ब्रेड और फ्लोर स्कैरसिटी के लिए, क्योंकि फिर मिल्स नहीं चल रही थी, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थी क्योंकि लेबर की शॉर्टेज थी, लेबर वॉर के लिए जा रहे थे। और जो चल भी रही थी वहां पर क्या हो रहा था कि वो जो फैक्ट्रीज थी वो किसको सप्लाई कर रही थी? जो मिलिट्री आर्मी वहां पर वॉर लड़ रही थी। तो फ्लोर की मतलब आटे की कमी हुई, तो ये सब चीजें होती हैं। देन 1917 फरवरी, अब देखिए हम लोग रशिया वापस आ जाते हैं। अभी तक हम लोग यूरोप में घूम लिए थे, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, इन देशों में मैंने आपको घुमाया अभी। नाउ लेट्स कम बैक टू द फरवरी, आवर कंट्री रशिया। तो 1917 फरवरी में क्या होता है? फूड की शॉर्टेज बहुत ज्यादा मतलब हो जाती है वर्कर्स के क्वार्टर्स में। ओके,
जार क्या करना चाहता था इस बीच में, जो ड्यूमा थी, जो मतलब पार्शियली इलेक्टेड बॉडी थी, जार उसको डिसॉल्व करना, मतलब डिसॉल्व मतलब होता है, देखिए पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी में हम जब किसी इंस्टीट्यूशन को बंद करना चाहते हैं या मतलब उसको मतलब उसका टाइम पूरा हो गया या नहीं, हम उसको खत्म करना चाहते हैं तो उसको डिसॉल्व बोलते हैं। जैसे लोकसभा को डिसॉल्व करना, क्या राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है, तो डिसॉल्व यूज होता है, फिनिश वर्ड यूज नहीं होता है। तो वो भी डिसॉल्व करना चाहता था, मतलब उसको खत्म करना चाहता था। लेकिन रेवोल्यूशनरीज तो इसको अपोज कर रहे थे, क्योंकि वो तो वहां पर अपनी जो मतलब डिमांड थी, जो अपनी सेइंग थी, उसको रखते थे। फिर 22 फरवरी 1917 में क्या होता है, एक लॉकआउट होता है। लॉकआउट कहाँ पर होता है, फैक्ट्री में होता है, जो विच वॉज फॉलोड बाय अ वर्कर स्ट्राइक इन 50 फैक्ट्रीज। एक लॉकआउट होता है, लॉकआउट मतलब बंद हो जाती है सारी चीजें, कहाँ पर, एक फैक्ट्री में, जहां पर मतलब और इसके बाद क्या होता है, जो करीब मतलब ये लॉकआउट करीब 50 फैक्ट्रीज में फॉलो किया जाता है। ठीक है, यानी वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं रिगार्डिंग द अगेंस्ट द लॉकआउट इन 50 फैक्ट्रीज इन रशिया। अब वेमेन जो थी वो भी इन स्ट्राइक्स को लीड कर रही थी कई जगह पर। ठीक है, और इसी दिन यानी कि अब ये जो मतलब हमने बात किया था कि हम लोग रशियन कैलेंडर, वो जूलियन कैलेंडर और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी दिन को इंटरनेशनल वेमेन्स डे के नाम से जाना जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए, अब इंटरनेशनल वेमेन डे अगर आपको पता हो, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, 8 मार्च एवरी ईयर, 8 मार्च को इंटरनेशनल वेमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो 8 मार्च मतलब अब देखिए यहाँ पर वही 12-13 दिन का डिफरेंस आया होगा, तो यहाँ पर हम लोग 8 मार्च मान के चलेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो 25 फरवरी 1917 में जो गवर्नमेंट थी उसने फाइनली क्या किया, जो ड्यूमा थी उसको सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया। जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे और जो सोल्जर्स थे, ये अब इकट्ठे हो जाते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इन्होंने क्या बनाया, अपना सोवियत बनाया। मैंने आपको बताया था सोवियत शब्द का मतलब होता है अपना, इसका मीनिंग होता है काउंसिल, वर्कर्स काउंसिल। इन्होंने अपना एक सोवियत बनाया, कहाँ पर, उसी बिल्डिंग में जहां पर ड्यूमा की मीटिंग होती थी, और वो बिल्डिंग थी पेट्रोग्रेड सोवियत। ठीक है, पेट्रोग्रेड सोवियत बनाया इन्होंने। फिर 2 मार्च 1917 को जार ने फाइनली क्या किया, जब जार के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, प्रोटेस्ट बढ़ने लगे, लोग नहीं मान रहे थे, लोग का फाइनल एक ही कहना था कि हमें जार को हटाना है, जार को एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब पावर से हटा देना, उसको डीथ्रोन कर देना। तो जार ने एब्डिकेट कर दिया, मतलब खुद ही अपनी गद्दी छोड़ दी, अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपनी चेयर छोड़ दी, और ऑन द एडवाइस ऑफ द मिलिट्री कमांडर, जो मिलिट्री कमांडर थे उनकी एडवाइस पर। देन सोवियत लीडर्स जो थे और जो ड्यूमा के लीडर्स थे, इन्होंने क्या किया, अब देखिए जार तो चले गए, अभी ड्यूमा भी डिसॉल्व हो गई, तो क्या करना है अब जो सोवियत लीडर्स थे, यानी वो जो वर्कर्स थे वो, और जो ड्यूमा के लीडर्स थे, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। देखिए, प्रोविजनल का मतलब होता है फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपके हाथ में कुछ चीज फाइनल नहीं आ जाती, कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक हम जिस चीज से काम चलाते हैं उसको प्रोविजनल मान के चलते हैं कि काम चल रहा है इससे। जैसे आप ऐसे देखिए ना कि मतलब हम लोगों का कोई मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट नहीं आया, लेकिन एक टेम्पररी इंटरनेट से हमने पेपर निकलवा लिया, डॉक्यूमेंट निकलवा लिया, मार्कशीट, तो वो प्रोविजनल है, नॉट द फाइनल वन। ओके, और वो जब तक काम चलाएगी जब तक फाइनली हमको नहीं मिल जाती है जो हमारी एग्जैक्ट मार्कशीट है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो अब कंट्री चला रही थी। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसको इलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी, यूनिवर्सल यानी कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी मतलब अबव 18 लोग हैं, अडल्ट हैं सोसाइटी में, कंट्री में, और उन सबको वोटिंग राइट दिया गया, और क्या कहा गया कि अब आप लोग क्या करोगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करोगे। किस लिए इलेक्ट करोगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बताएगी, वो डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट किस टाइप की होगी रशिया में, यानी जो गवर्नमेंट में अब बनेगी यहाँ पर रशिया में, क्योंकि देखिए जार जो मोनार्क्स थे वो तो हट गए, तो अब नई जो गवर्नमेंट आएगी वो उसका क्या बेसिस होगा, क्या फॉर्म होगा। देन जो लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, अलोंग विद इनके मतलब आर्मी के साथ मिलके इन्होंने क्या किया, जो लैंड ऑनर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे प्रोविजनल गवर्नमेंट में, मतलब ये सारे लोग काम कर रहे थे टूवर्ड्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब ये सारे लोग जो थे मिलके काम कर रहे थे, किसके लिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बनाने के लिए। देन 1917 अप्रैल में क्या होता है, अब लेनिन भी आ जाते हैं, जो बोल्शेविक पार्टी को लीड कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि हमको मतलब जो सोवियत ऑफ वर्कर्स बनानी है। वर्कर्स को मैंने बताया था आपको, एक वर्ड यूज किया था, प्रोलिटेरिएट। तो सोवियत हमें क्या बनाना, सोवियत ऑफ प्रोलिटेरिएट, यानी कि वर्कर्स की काउंसिल बनानी है।
ठीक है, और वर्कर्स को थोड़ा सा मतलब इनको डिक्टेटर होना ही पड़ेगा, डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर्स को इन्होंने सपोर्ट किया था। लेनिन का कहना ये था कि मैं डिक्टेटर हूँ, पर मैं डिक्टेटर वर्कर्स को लेके हूँ, मतलब मैं वर्कर्स के कॉज के लिए काम करूंगा, मैं कैपिटलिस्ट के लिए डिक्टेटर हूँ और वर्कर्स के फेवर में काम करूंगा। तो लेनिन जो थे, अब वो रशिया वापस आते हैं, उनको देश से निकाल दिया था, एग्जाइल दे दिया था, वो वापस अब रशिया में आते हैं और प्रेजेंट करते हैं अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस देखिए क्या है, एक मतलब एक डॉक्यूमेंट था जो लेनिन ने फ्रेम किया था, और इसमें मेनली 3 डिमांड्स थी। क्या डिमांड्स थी, लेनिन क्या चाहते थे? सबसे पहला तो लेनिन की डिमांड ये थी अप्रैल थीसिस में। अप्रैल नाम क्यों है? बिकॉज इट वाज प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1917। तो पहली डिमांड क्या थी? क्लोजर ऑफ द वॉर, ये वॉर बंद कर दो, यानी कि रशिया वॉर से बाहर निकल जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, वॉर खत्म। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ लैंड्स टू द पीजेंट्स, ये जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, जितने भी एरिस्टोक्रेट्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और जो ये जमींदार हैं, इनसे लैंड लेके गरीबों को दो, ट्रांसफर करो। और तीसरा, जो बैंक्स है रशिया में, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उनको नेशनलाइज कर दो। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो बैंक्स हैं, गवर्नमेंट उसमें अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज करे और अपने हाथ में लेके, जो बैंक्स अभी तक देखिए प्राइवेट कंपनी हो या प्राइवेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जब कोई चीज गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं या गवर्नमेंट बैंक, कुछ भी आप बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट कंपनी, तो उसमें क्या होता है? उनका मेन मोटिव होता है टू उनका मेन मोटिव होता है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कि प्रॉफिट तो साइमल्टेनियस कमाना है, बट फोरमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम पीपल ऑफ द सोसाइटी शुड गेट द बेसिक फैसिलिटीज, उनको बेसिक जो सर्विसेज है सोसाइटी में वो मिल सके। इसलिए सरकार कुछ रिसोर्सेज को अपने हाथ में लेती है, जैसे इंडिया में रेलवे है गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और एटॉमिक एनर्जीज हो गया, एंड सम ऑफ द अदर्स स्ट्रैटेजिक जो नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न में है, वो गवर्नमेंट के अपने हाथ में, उसमें कोई प्राइवेट की इंटरफेरेंस नहीं है। तो अप्रैल थीसिस में 3 डिमांड्स आपको याद रखनी है। सबसे फर्स्ट है वॉर बंद करो, रशिया वॉर से बाहर विड्रॉ करे, फिर जो भी लैंड्स हैं इनको पीजेंट्स को ट्रांसफर की जाए, एंड थर्ड, जितने भी बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाए। ओके, चलिए इसके साथ में आपको एक चीज इंडिया के रेफरेंस में बताती हूँ। क्या भारत में बैंक्स नेशनलाइज हुए थे? डू यू हैव एनी आइडिया? यस, इंडिया में भी बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। इनफैक्ट इंडिया में फर्स्ट टाइम जो बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, दैट वाज इटसेल्फ इन द 1969। इंडिया में सबसे पहली बार जो बैंक्स नेशनलाइज हुए थे वो 1969 में नेशनलाइज हुए थे, और उसमें टोटल आपके जो थे 14 बैंक्स को नेशनलाइज, सॉरी 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। फिर 1980 में, और ये उस टाइम जो गवर्नमेंट थी, मेजर डिसीजन था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम ऑफ द कंट्री, दैट इज मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने फर्स्ट टाइम भारत के इतिहास में बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, और उसकी शर्त ये थी कि वो सारे बैंक्स जो है वो नेशनलाइज होंगे जिनके पास जो डिपॉजिट है, इस टाइम जो डिमांड डिपॉजिट है वो 50 करोड़ का है, यानी 50 करोड़ का अगर आप किसी बैंक के पास डिपॉजिट है तो वो अब जो है नेशनलाइज हो सकता है। सेकेंड टाइम जो बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, दैट वाज अकर्ड इन 1980, 1980 में किया गया, और उसमें टोटल 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, और टोटल इस तरीके से 20 बैंक से नेशनलाइज, लेकिन अभी तो 12 हो गए क्योंकि ऑलरेडी जो 27 बैंक चल रहे थे पीएसबीज, उनको मर्ज कर दिया गया है, और अभी ये 2019 में रिसेंट हुआ है। तो भारत में भी नेशनलाइज किया गया था, वो इसीलिए क्योंकि प्राइवेट्स के हाथ में थे, इंडिविजुअल्स के हाथ में थे, तो वो अपना प्रॉफिट को देखते थे। लेकिन बैंक्स जो है वो किसी भी देश के, और मेनली हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लाइफलाइन होते हैं, क्योंकि हमारी सेविंग्स और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको इंटरेस्ट मिल जाए, तो ये सारी चीजें सोच के हम बैंक्स में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए बैंक्स को भारत में नेशनलाइज किया गया था बाय मिसेस गांधी। तो ये याद रखिएगा, 1969 14 बैंक्स, 1980 6 बैंक्स, और दोनों जो थे उस टाइम, दोनों टाइम पे प्रधानमंत्री जो थी वो आपकी मिसेस गांधी थी, इंदिरा गांधी थी। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो अब जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे और फैक्ट्री कमिटीज जो थी, ये सब चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, ये सब चीजें जो बनी थी इन पर क्वेश्चन किया गया, ठीक है, किस तरीके से क्या क्वेश्चन किया गया, इनसे पूछा गया कि किस तरीके से आप इन फैक्ट्रीज को चला रहे हो, यानी कैपिटलिस्ट से पूछा गया कि व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी टू रन देयर फैक्ट्रीज, आप ये फैक्ट्रीज किस बेसिस पे, मतलब आप जो एक्सप्लॉइट कर रहे हो वर्कर्स को, किस बेसिस पे कर रहे हो, क्या अथॉरिटी है आपके पास। ट्रेड यूनियंस सामने आती है निकल के, उनका रोल प्रमोट किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है। सोल्जर्स की जो कमेटी थी ये बनाई जाती है। प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी इसने रेजिस्ट किया अटेम्प्ट्स को, मतलब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट थी, इसने जो वर्कर्स ये कोशिश कर रहे थे फैक्ट्रीज को चलाने की और अरेस्ट करने की लीडर्स को, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको स्टॉप किया। फिर जो कंट्री साइड थी यानी कि जो मतलब रूरल एरियाज थे, वहां पर पीजेंट्स और जो उनके सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, इनको प्रेस किया गया, यानी कि इनको दबाया गया। क्यों? ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। मतलब ये लोग देखिए, मतलब जो ये कह रहे हैं कि मतलब गांव वाले एरिया में भी, जो कंट्री साइड एरियाज थे, वहां पर भी जो लीडर्स थे, जो पीजेंट्स थे, इन लोगों की जो डिमांड थी लैंड ट्रांसफर करने का, रीडिस्ट्रीब्यूट करने का, वो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ने लगी। फिर पीजेंट्स जो थे, उन्होंने लैंड जो थी वो काफी लैंड सीज करी, मतलब अपने कंट्रोल में ले ली जुलाई से सितंबर के बीच में। ओके, तो ये सारे के सारे जो थे मतलब इन्वेंट्स नहीं, डेवलपमेंट्स हुए थे ड्यूरिंग द मार्च एंड अप्रैल, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के टाइम पे, जब जो जार थे वो अपनी सीट को डिथ्रोन कर देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स रहते हैं, कुछ भी आप लोगों को सजेशन रहता है, तो बेटर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So guys, see you in the next lecture, and till then take care yourself. Bye bye.